नमस्कार। हिंदी कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्यारे बच्चों, आज कक्षा 10वीं का सैंपल पेपर लेकर आई हूँ। विषय हिंदी। आपकी परीक्षा कुल 40 अंकों की होगी, जिसके लिए आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा। सामान्य निर्देश देखिए। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न संख्या 1 से 15 तक का प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है, जिसमें से 10 आपको MCQs दिए गए हैं और 5 प्रश्न ऐसे दिए गए जिनका जवाब आपको एक शब्द या एक पंक्ति में देना है। प्रश्न संख्या 16 से 18 तक प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। प्रश्न संख्या 19 से 21 तक प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है तथा प्रश्न संख्या 22 व 23 दोनों ही 5-5 अंक के हैं। हम सैंपल पेपर देखते हैं। पहला प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्नों में से सही विकल्प चुनकर आपको निशान लगाना है। पहला है, सूरदास के पदों में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? तो सूरदास के पदों की भाषा है ब्रज भाषा। तुलसीदास ने भृगुकुल केतु शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? तो तुलसीदास ने भृगुकुल के केतु मतलब क्या होता है? चंद्रमा। किसके लिए प्रयोग किया है? परशुराम जी के लिए। प्रश्न संख्या 3, श्री कृष्ण ने गले में क्या पहना हुआ था? वन के फूलों की माला। प्रश्न संख्या 4, आत्मकथ्यक शीर्षक कविता के कवि का क्या नाम है? इसके कवि हैं जयशंकर प्रसाद। प्रश्न संख्या 5, मंद गंध पुष्प माल का धारक कौन कहा गया है? फागुन। ये पंक्तियां ली गई हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता अट नहीं रही है। तो फागुन को मंद गंध धीमी धीमी खुशबू लिए हुए फूलों की माला धारण करने वाला कहा गया है। प्रश्न संख्या 6, नेताजी की प्रतिमा बनाने वाले मास्टर का क्या नाम था? तो इसका सही जवाब है मास्टर मोतीलाल। प्रश्न संख्या 7, बाल गोविंद भगत आत्मा और परमात्मा के बीच कौन सा संबंध मानते थे? तो प्रेमी प्रेमिका का। वे आत्मा को पत्नी के रूप में और परमात्मा को पति के रूप में स्वीकार करते हैं। प्रश्न संख्या 8, लेखक की दृष्टि में खीरा किस वर्ग का प्रतीक है? तो इसका सही जवाब होगा मामूली लोगों के वर्ग का। फादर कामिल बुल्के कहाँ के रहने वाले थे? बेल्जियम के रैम्सचैपल शहर में। अगर आपको शहर का नाम पूछा जाता है तो वो है रैम्सचैपल शहर, और अगर देश का नाम पूछा जाता है तो वो है बेल्जियम। प्रश्न संख्या 10, लेखिका के पिता ने रसोई घर को क्या नाम दिया? तो उन्होंने भटियार खाना कहकर संबोधित किया है रसोई घर को। प्रश्न संख्या 11 है, रचना की दृष्टि में वाक्य के कितने भेद हैं? तो रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। अगर अर्थ की दृष्टि से पूछा जाता है तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद हैं। प्रश्न संख्या 12 है, पीपर पात सरिस मन डोला, अलंकार बताइए। तो सरिस मतलब होता है समान, पीपल के पत्ते के समान मन झूम उठा। तो यहाँ पर समानता है, तो समानता किस में दर्शाई जाती है? उपमेय उपमान का संबंध कहाँ पर होता है? उपमा अलंकार में। प्रश्न संख्या 13 है, विकारी शब्द को परिभाषित कीजिए। यहाँ पर क्या लिखेंगे आप? लिंग वचन काल की दृष्टि से जिन शब्दों में परिवर्तन होता है वो विकारी शब्द कहलाते हैं। दोहा छंद का लक्षण लिखिए। प्रश्न संख्या 14 है, दोहा छंद के लक्षण में क्या लिखोगे? कि दोहा एक अर्ध सम मात्रिक छंद है, जिसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। प्रश्न संख्या 15 है, एक अनार 100 बीमार, लोकोक्ति का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। आप अपनी इच्छा से कोई भी वाक्य लिख सकते हैं। इसका अर्थ होगा कि चीज़ें सीमित होने पर मांग ज़्यादा होना। तो यानी कि चीज़ें तो कम हो और उसकी मांग अधिक हो। तो यहाँ पर आप अपनी मर्जी से कोई भी वाक्य बना सकते हैं। प्रश्न संख्या 16 है, प्रस्तुत काव्यांश का भाव व काव्य सौंदर्य लिखिए। इस पंक्ति का भावार्थ क्या लिखोगे? कि प्रस्तुत पंक्तियां विश्वामित्र के द्वारा मन ही मन में कही गई हैं कि जैसे सावन के अंधे को हर जगह हरा ही हरा दिखाई देता है, वैसे ही परशुराम स्वयं को सर्वोपरि मान रहे हैं। परशुराम ये जानते हैं कि राम और लक्ष्मण कितने बलशाली हैं, कितने वीर पुरुष हैं, लेकिन फिर भी अनजान बने हुए हैं। वे राम को गन्ने से बनी हुई उस खांड के समान मान रहे हैं जो मुंह में रखते पिघल जाती है, अपितु वे तो लोहे से बनी हुई तलवार के समान है। तो इसके 2 अंक में बच्चों या तो भाव सौंदर्य पूछा जाएगा या काव्य सौंदर्य पूछा जाएगा। तो आप भाव सौंदर्य में मतलब लिखेंगे और काव्य सौंदर्य में जैसे अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है, आई मई खांड ने ऊख में
खांड शब्द के दो अर्थ हैं, एक तलवार और एक ऐसी खांड जो मुंह में रखते ही पिघल जाती। ऊखमय, ऊखमय मतलब होता है गन्ने से बनी हुई, और अयमय मतलब होता है लोहे से बनी हुई। तो एक तो तलवार हो गया और दूसरा खांड जो मुंह में रखते ही पिघल जाती हैं। प्रश्न संख्या 17 है, फादर कामिल बुल्के की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी? एक देवदार का वृक्ष होता है, बहुत लंबा चौड़ा ऊंचा घना, जो सबको ठंडी छाया देता है, और फादर कामिल बुल्के भी इसी प्रकार से सबको आशीर्वाद देते थे। वो सबके साथ हंसी मजाक में भी शामिल होते थे, गोष्ठियों में गंभीर बहस भी करते थे, रचनाओं पर बेबाक राय भी देते थे, और किसी के घर में अगर कोई उत्सव होता तो उसमें बड़े भाई के जैसे खड़े रहते थे आशीर्वाद देने के लिए। उनके चेहरे और आंखों से हमेशा वात्सल्य टपकता रहता था, और घर परिवार के बारे में पूछना, दुख तकलीफ के बारे में पूछना तो उनका स्वभाव ही था। बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे दो शब्द सुनना ऐसी रोशनी से भर देता है जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है। इसीलिए लेखक ने फादर की उपस्थिति को देवदार की छाया के समान माना है। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या विशेषताएं बताई हैं? लक्ष्मण कहते हैं कि शूरवीर वे होते हैं जो युद्ध भूमि में अपने कार्यों को करके दिखाते हैं, और जो युद्ध भूमि में अपने सामने शत्रु को पाकर अपनी वीरता का बखान करते हैं वो कायर होते हैं, क्योंकि वीर योद्धा अपने पराक्रम का परिचय देते हैं। वो डींगे नहीं हाँकते, वहाँ पर वो अपने बल का परिचय देते हैं। सिर्फ बातों से काम नहीं चलता है, अपने पराक्रम को वो दिखाते हैं। प्रश्न संख्या 19, 20, 21 3-3 अंक के हैं। देखिए, कृतिका के आधार पर है। माता का अंचल शीर्षक की सार्थकता पर प्रकाश डालिए। यहाँ पर देखो बच्चों कि किसी भी उपन्यास को ले लो या कहानी को ले लो, उसका शीर्षक किस पर होगा? घटना पर, पात्रों पर, देश काल वातावरण पर आधारित होगा। अब यहाँ पर जो कहानी ली गई है माता का आंचल, वो भी उसी प्रकार से है। यहाँ पर बालक भोलानाथ जो है अपने पिता के साथ ज़्यादा रहता है, उसका जुड़ाव पिता के साथ ज़्यादा है, और लेकिन जब उस पर मुसीबत आती है, जब वो सांप को देखकर डर जाता है, जब वो मुसीबत आती है तो उसे माँ की याद आती है। हालांकि पिता उसे ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन मुसीबत के समय उसे ममता की छाँव ही भली लगती है। तो जैसे ही वहाँ पर उसे सांप से डर लगा तो वो दौड़ा दौड़ा माता के आंचल में जाकर छुप गया। लेखक ने इसीलिए पिता पुत्र के प्रेम दर्शाते हुए भी इस कहानी का शीर्षक माता का आंचल रखा है, जो कि बिल्कुल ठीक है। प्रश्न संख्या 20, जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर नाक लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या प्रयत्न किए? जॉर्ज पंचम की लाट की नाक लगाने के लिए मूर्तिकार ने बहुत सारे प्रयत्न किए। सबसे पहले क्या किया? मूर्तिकार ने जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक के पत्थर का पता लगाया कि ये कौन से पत्थर की है और कहाँ से लाया गया है। पत्थर की किस्म का ठीक से पता नहीं चलने पर उसने हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाकर देखा ताकि वो वैसा ही पत्थर खोज सके। मूर्तिकार भारतीय नेताओं की मूर्ति के देखने के लिए भी जगह जगह पर घूमा ताकि किसी की भी मूर्ति की नाक उतारकर और वो जॉर्ज पंचम पर लगाए जा सके। यहाँ तक कि उन्होंने बिहार के सेक्रेटरीट के सामने सन 42 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियों को भी नहीं छोड़ा। उसने बच्चों की मूर्तियों की भी नाक का नाप लिया जो कि जॉर्ज पंचम की लाट से लंबी थी। अंत में क्या किया उसने? जब उसे कोई भी उपाय नहीं सूझा तो अंत में उसने एक जिंदा व्यक्ति की नाक काटकर जॉर्ज पंचम की लाट पर लगा दी। प्रश्न संख्या 21, गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है? गंतोक एक पर्वतीय स्थल है और पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण यहाँ की परिस्थितियाँ भी अत्यंत कठिन हैं। लोग अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए कठिन मेहनत करते हैं। पहाड़ों को काटकर रास्ता बनाना पड़ता है। पत्थरों पर बैठकर औरतें कुदाल व हथौड़े से पत्थर तोड़ती हैं। कुछ औरतें अपनी पीठ पर एक टोकरी बांधती हैं और उस टोकरी में अपने बच्चे को बैठाती हैं, और बच्चे को साथ में रखते रखते ही वो श्रम साधना भी करती हैं। तो उनके मातृत्व भावना और श्रम साधना साथ साथ देखी जा सकती है। इसीलिए लेखक ने गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा है। प्रश्न संख्या 22, पद और पदबंध में क्या अंतर है? विस्तार से लिखिए। 5 अंक का प्रश्न है। आपको पहले पद की परिभाषा देनी है, पद के उदाहरण देते हैं, फिर उसके बाद पदबंध की परिभाषा, फिर पदबंध के उदाहरण, और दोनों में क्या अंतर है। देखो बच्चों, शब्द क्या होता है?
हम किसी भी शब्द को बोलते हैं, हमारे आसपास बहुत सारे संज्ञा शब्द हैं, सर्वनाम शब्द हैं, विशेषण शब्द हैं, क्रिया शब्द हैं, तो हम बहुत सारे शब्द हैं जैसे राम, मेज, कुर्सी, विद्यालय, समाज, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं। तो अब क्या लिखेंगे कि वाक्य में कोई भी शब्द जब व्याकरणिक इकाई के तौर पर प्रयोग किया जाता है तो वो पद कहलाता है। अब जैसे कोई शब्द मैं लूँ बाजार, और मैं ये एक वाक्य में प्रयोग कर दूं कि राम बाजार जा रहा है, तो जो बाजार शब्द है या फिर हम राम जो शब्द ले लेते हैं वो उसका हमें पद के रूप में वो प्रयोग करता है कि राम कौन सा पद है, वो संज्ञा पद है। इसी प्रकार पदबंध की परिभाषा क्या देंगे कि वाक्य में एक से अधिक पद मिलकर व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं तो उस बंधी हुई इकाई को पदबंध कहते हैं। पद में क्या होगा, एक शब्द होगा, लेकिन पदबंध में क्या होगा, पदों का समूह होगा। पदबंध को वाक्यांश भी कहा जाता है। यहाँ पर एक उदाहरण देखिए, शेर की तरह दहाड़ने वाले आप भीगी बिल्ली कैसे बन गए। तो यहाँ पर एक वाक्य हो गया। अगर हम इसको शेर की तरह दहाड़ने वाले आप तक अंडरलाइन करते हैं तो कौन सा पदबंध हो जाएगा, ये आप क्या होता है, आप सर्वनाम पदबंध हो जाएगा। तो आप जो शब्द है किसके बारे में बताया गया है कि शेर की तरह दहाड़ने वाले आप, तो आप तक आया तो आप सर्वनाम हो गया। तो पद हुआ व्याकरणिक इकाई के तौर पर और पदबंध हुआ कि पदों का समूह। प्रश्न संख्या 23, यहाँ पर लेखक परिचय दिया है। 2 लेखक परिचय हैं, 2 में से आपको जो भी अच्छे प्रकार से याद हो आप उसे उस प्रकार से लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैंने एक आपको सैंपल पेपर बनाने का प्रयास किया है, आपको एक प्रारूप बताया है कि आपका प्रश्न पत्र किस प्रकार से आएगा। ज़रूरी नहीं यही प्रश्न आए, लेकिन आप इसी प्रकार से इनका अभ्यास कर सकते हैं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।